मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग एग्जाम में पूछे गए हैं, उनकी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे आज, है ना। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं, जितना हो सकता है देखा जाए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। यानी कि सेल जो टर्म यूज किया था सबसे पहले, किस साइंटिस्ट के द्वारा इस टर्म को यूज किया गया। ऑप्शन दिया हुआ फ्लेमिंग, लिवेनहॉफ, रॉबर्ट हुक और ब्राउन। तो ये फर्स्ट क्लास में जब हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो उस समय बताए होंगे आपको, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रॉबर्ट हुक। कौन सा हो जाएगा, रॉबर्ट हुक होगा, है ना। रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले सेल नाम टर्म को क्या किया गया, यूज किया गया। बताया था कि रॉबर्ट हुक क्या कहते हैं, इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप से उन्होंने एनालिसिस किया था, कॉर्क का सेक्शन काट करके उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स दिखाई दिए थे। उसी होल्स के बारे में बताया था कि क्या है भाई, हमारा ये एक पर्टिकुलर सेल है। और ये लगभग बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यानी कि सेल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इसकी बात कर रहा है ये। पहला स्टेटमेंट क्या हमारा दिया हुआ है, कोशिकाओं के आकार और विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। यानी बोल रहा है कि सेल का जो शेप होता है, साइज होता है, उसके स्पेशलिस्ट फंक्शन पर निर्भर करता है। दूसरा है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, यानी कि समथिंग सेल्स का जो शेप होता है क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। तीसरा जो है, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, यानी कि इसके अंदर मतलब खुद से एक्सक्रीशन करने का, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने की क्षमता होती है। चौथा क्या है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होते हैं। अब बोल रहा है कि जितने भी बॉडी टिश्यू होते हैं सब में एक ही तरह का सेल्स होते हैं। अब इसमें से कौन सा आंसर इसका सही होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताया कौन सा आंसर सही होगा भाई इसका। तो देखिए पहला हमारा क्या है, तो ये तो पहला कतई सही नहीं होगा जो ये दिया हुआ है हमारा। दूसरा भी हमारा सही नहीं होगा क्योंकि ये आकार चेंज नहीं होते रहता सेल का, ठीक है, जो मिल गया सो मिल गया। तीसरा क्या है, इसकी भी कोई अपनी कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है ना। चौथा लेकिन जो है ना कि अगर एक प्रकार के टिश्यू अगर हम लोग बोलते हैं तो टिश्यू का डिफिनेशन ही होता है क्या, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर फंक्शन सिमिलर कैरेक्टर सिमिलर शेप, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है, बाकी ये सब गलत है, केवल डी सही होगा। कौन सा सही होगा, डी, सॉरी, हाँ सॉरी, ये जो हमारा है डी ऑप्शन जो सही, बाकी ये 3 के 3 अगर कोशिका से रिलेट करते हैं। चौथा जो हमारा है ये हमारा रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें बॉडी टिश्यू की तो बॉडी में डिफरेंट टाइप के टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, नर्वस टिश्यू होता है, इपिथेलियल टिश्यू होता है, और सब में कोशिकाओं का समूह अलग अलग पाया जाता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, पूरे के पूरे देह उत्तक यानी बॉडी टिश्यू में सबका एक ही जैसा होता है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अगला थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। किसके का किधर से, ये ऊपर थोड़ा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, माइकोप्लाज्मा, अमीषा लिख दिया, ठीक है भाई। यहाँ पे अमीषा की जगह अमीबा होना चाहिए, ये गलत प्रिंट है ना, अमीबा होना चाहिए। श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, यानी कि स्मॉलेस्ट सेल की बात कर रहा है। कौन कौन से, माइकोप्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और अमीबा, इनमें से कौन सा होगा। तो ये हम पहले ही क्लास में इसको ही बताए थे कि वर्ल्ड का जो स्मॉलेस्ट सेल होता है हमारा वो कौन होता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। इसका पूरा नाम क्या होता है, माइकोप्लाज्मा का माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन ए जो है सही होगा। ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या है, एक छोटा सा बैक्टीरिया होता है, और इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होता है वो दुनिया का सबसे छोटा सेल्स होता है।
ठीक है। साथ साथ दुनिया का सबसे छोटा अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म के, तो हमारा कौन सा है, माइकोप्लाज्मा ही है। इसका पूरा नाम क्या होता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात है। अब पूछ रहा है कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है इसको सबसे पहले किस साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया गया, हेनरी, लेमार्क, हेक्सले या ट्रिविरनेस, किसके द्वारा किया गया सबसे पहले इसका यूज। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रोटोप्लाज्म टर्म किसके द्वारा यूज किया गया, तो प्रोटोप्लाज्म जो है सर लेमार्क के द्वारा यूज किया गया है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो है सर बोल रहा है कि बॉडी का क्या है भाई, फिजिकल बेस है। ठीक है, तो ये किसका कथन है, किसके द्वारा बोला गया है, हेनरी, लेमार्क, हेक्सले या ट्रिवेरनेस। सब ऑप्शन सेम है, क्या आंसर होगा, बहुत लोग इसमें लेमार्क ही मार करके आएंगे अक्षर लोग। क्यों, क्योंकि ऊपर में लेमार्क होता है, ऐसा नहीं है। यह स्टेटमेंट दिया है हेक्सले ने, किसके द्वारा दिया गया है, हेक्सले के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे आइए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात, हाँ हेक्सले, 5 का ऑप्शन सी सही है ना, 5 का हो जाएगा सी हमारा सही है। 6 की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है, यानी सेल के अंदर जो लिविंग पार्ट होता है वो क्या कहलाता है भाई, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। जो सेल ऑर्गन, तो किससे बना होता है, ठीक है, केवल कोशिका द्रव्य से, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। हम बताए थे आपको ये कौन सा आंसर इसका सही होगा, इसकी चर्चा हम क्लास में कर चुके हैं। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन किससे हुआ है, केवल साइटोप्लाज्म से, ओनली साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ओनली न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड अदर सेल ऑर्गन्स। कौन सा आंसर सही होगा, इसका आंसर हमारा डी सही होगा, क्योंकि हम बताए थे कि ये एक अगर पर्टिकुलर सेल है तो इस सेल के अंदर जितने भी मटेरियल पाए जाते हैं ना, इनको एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब उसी साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएंगे, सेल ऑर्गन मूव करते रहते हैं, सेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, तो ये सारे मटेरियल एक साथ मिलकर के क्या कहलाते हैं, हमारा प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 का, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 7 में, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, यानी कि सेल के अंदर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो एनिमल सेल को प्लांट सेल से डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, जंतु कोशिका को यानी एनिमल सेल को प्लांट सेल से अलग करता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल, क्या होगा इसका आंसर, ये भी चर्चा कर चुके हम लोग। एनिमल सेल को प्लांट सेल से डिफरेंशिएट करने का काम कौन करता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल्स, क्या करे, कौन सा करेगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, सेंट्रियोल, तारक केंद्रक जिसको बोलते हैं। बताए थे ना कि सेंट्रियोल जो है ऐसे कुछ भी काम नहीं करता है, लेकिन जब हमारा सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो उस दौरान ये सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं जनरली, और क्या होते हैं, एक दूसरे के ये अपोजिट पोल पे चले जाते हैं और इस तरह से स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं सेंट्रियोल्स, और ये केवल एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं, प्लांट सेल में अब्सेंस होते हैं। तो एनिमल सेल को प्लांट सेल से डिफरेंशिएट करने का काम इस ऑप्शन के हिसाब से कौन किया, सेंट्रियोल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, आ जाइए आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की बात करते हैं, क्या है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है,
यानी कि ये जितने भी ऑर्गन दिया हुआ है इनमें से सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल ऑर्गन कौन सा है जो दिया हुआ है ना इसमें, जिसमें सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गन कौन सा है, जल्दी बताएं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? क्रोमोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, क्या होगा आंसर? होगा इसका प्लास्टिड। इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गन इन द सेल, है ना। सेल के सबसे बड़ा सेल ऑर्गन कौन सा है? प्लास्टिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं, प्लास्टिड की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। प्लास्टिड होता क्या है भाई? तो इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। किसमें पाया जाता है ये? प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में क्या करता है ये? तो प्लांट सेल में प्लांट को कलर फॉर्मेशन का काम करता है। इसमें प्लास्टिड का टाइप्स अलग अलग होते हैं। 3 टाइप के प्लास्टिड हम बताए थे। कौन कौन से 3 टाइप के प्लास्टिड पाए जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। फल एवं फूलों को कलर देने के लिए क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट के अंदर ग्रीन कलर के लिए क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो कलरलेस पिगमेंट होता है वो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है, जो प्लांट के रूट में पाया जाता है या अंडरग्राउंड स्टेम में पाया जाता है, या आप बोल सकते हैं कि जहां पे सनलाइट नहीं पहुंचता है वहां पे हमारा ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट में। क्लियर? तो प्लास्टिड जो है तो सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गन होता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल इज नोन एज, क्या होगा? कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल, टोडोप्लास्ट या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो सेल वाल जो है ये कोशिका भित्ति, ये प्लांट का सबसे आउटर लेयर होता है, सबसे बाहरी आवरण होता है। इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, ये बना किसका होता है? सेलुलोज का बना होता है सेल वाल। प्लांट में जिस भी शेप में सेल होता है उसको शेप देने का फंक्शन कौन करता है? सेल वाल करता है। साथ साथ प्लांट बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है, कोई भी माइक्रोब्स को डायरेक्टली अंदर जाने से रोकने का कार्य करता है। ठीक है, बहुत सारी चीजों से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। सेल वाल होती है यानी कि कोशिका भित्ति होती है पारागम्य, अर्धपारागम्य, चयनात्मक पारागम्य या अपारागम्य, यानी कि परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल, और इसको हम लोग कहेंगे नॉन परमिएबल। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा जो हमारा प्लांट सेल या सेल वाल जो है वो क्या होता है? ये नॉन परमिएबल होता है। सेल वाल से होकर कुछ भी नहीं पास होता है, आर पार नहीं जाता है। परमिएबल जहां पे बात आए तो परमिएबल कौन सा होगा? तो केवल हमारा सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, ये परमिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधा की कोशिका भित्ति का, इधर आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर ऊपर, कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। अब बोल रहा है कि ये जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट दिया हुआ है इनमें से कौन सा सेल वाल को बनाने में, स्ट्रक्चर तैयार करने में मदद करता है? प्लांट का जो सेल वाल होता है उसका फॉर्मेशन में कौन सा न्यूट्रिशनल एलिमेंट भाग निभाता है, इसमें मुख्य रूप से कार्य करता है? क्या क्या दिया हुआ ऑप्शन में हमारा? तो मैग्नीज है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है सेल वाल को बनने में ये हेल्प करता है। कौन? कैल्शियम, याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? अब बोल रहा है कि सेल्स को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, झिल्ली, नाभिक। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस। तो क्या आंसर होगा? मेम्ब्रेन होगा आंसर, है ना।
सेल मेम्ब्रेन के थ्रू भी तो क्या होता है, शेप मिलने का काम करता है एनिमल सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि कौन सा सेल ऑर्गन केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, लवक यानी कि प्लास्टिड, रिक्तिकाएं यानी कि वैक्यूल, डी यानी कि उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो क्या आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड भी पाया जाता है, वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसके द्वारा किया गया, अल्टमैन के द्वारा, डी ड्यूबे के द्वारा, पेलेडे के द्वारा, या टी बबोरी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर कौन किए थे, अल्टमैन। याद रखेंगे ये। लेकिन क्या है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज हुआ है इसमें बहुत सारा अलग अलग मत भी है, ठीक है। हमारा एनसीईआरटी क्या बोलता है, तो एनसीईआरटी कोलिकर की बात करता है कि कोलिकर के द्वारा खोजा गया है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। लुसेंट वगैरह और सारा क्या बोलता है, अल्टमैन के द्वारा, लेकिन आंसर कहीं कहीं कोलिकर भी दिया हुआ एनसीईआरटी, ठीक है। अब डिपेंड करता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं दिया हुआ रहेगा, ये ध्यान में रखेंगे, है ना। अगला, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑप्शन दिया हुआ है, गोल्जी बॉडी, सॉरी गोल्जी बॉडी, इसके बाद है न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, और फिर हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस किसे कहेंगे हम लोग, इससे हम लोग परिचित है, पहले भी जान रहे हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भाई। किससे पावर हाउस का या सेल का, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे हम लोग, किसको कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी स्टोर करता है वो किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन करना बंद कर दे, तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो सेल के अंदर कौन सा फंक्शन स्टॉप हो जाएगा भाई, भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। यानी कि ये क्या हो जाएगा, भोजन का, फूड का ऑक्सीडेशन रुक जाएगा, फूड का डाइजेशन बंद हो जाएगा, फूड का एब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बता, इसकी चर्चा हम लोग किए हैं, इस पे लंबा चर्चा चला है, ठीक है, जल्दी बताइए। कौन सा क्रिया नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, हम इसमें चर्चा किए थे ना, बहुत अच्छे से इसमें चर्चा किए थे। फूड का ये तो रिडक्शन हो गया, फिर ऑक्सीडेशन हो गया, फिर डाइजेशन हो गया, फिर एब्जॉर्प्शन होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन अगर नहीं करेगा तो इन चारों में से कौन सा फंक्शन रुक जाएगा, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होगा वही रुकेगा। तो जनरली हम बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीडेशन का काम करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है, फूड को कंबशन करने का काम करता है। तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आंसर सही होगा, भोजन का ऑक्सीकरण बाधित हो जाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण का कार्य रुक जाएगा, क्योंकि इसी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू तो एनर्जी का निर्माण होता है, एटीपी के रूप का जो निर्माण होता है एनर्जी का, इसी प्रोसेस के थ्रू ना, और जाकर के उसको स्टोर कर लेता है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का भित्री वलन कहलाता है क्रिस्टी, ऑक्सीसोम, मैट्रिक्स या माइक्रोसोम्स। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरनल पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनल पार्ट को क्या कहा जाता है। अगर ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो इसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर बताया था ना हम, तो इस एरिया को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है क्रिस्टी। याद रखें क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंटरनल वलन होता है, इंटरनल जो फोल्ड होता है ना, ये जो फोल्ड हो रहा है ना इस तरह से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 18,
माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? यानी कि जो दिए हुए हैं, ईस्ट में, फंगाई में यानी कवक में, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में, हरे शैवाल यानी कि ग्रीन अलगी, इन चारों में से किसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? जल्दी बताइए, किसमें नहीं पाया जाएगा? विषाणु तो है नहीं यहाँ पे, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, फंगी है और ग्रीन अलगी है, किसमें नहीं पाया जाएगा? तो याद कीजिए, जब हम स्टार्टिंग में जब क्लास चल रहा था तो बताए थे ना आपको, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस बताए थे। तो जो प्रोकैरियोट्स होगा उसमें सेल ऑर्गन एब्सेंस होते हैं, तो इन चारों में से प्रोकैरियोटिक कौन होगा? तो सी नंबर बैक्टीरिया। हम बताए थे ना कि बैक्टीरिया क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। इसमें क्या होता है? सेल ऑर्गन का अभाव होता है। अगले क्वेश्चंस पर आ जाते हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है? थोड़ा क्वेश्चंस को ऊपर बढ़ा देते हैं। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन जो होता है, यानी कि एटीपी का अब्जॉर्प्शन का काम एक तरह से जो होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट में होता है? बाह्य झिल्ली यानी कि एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, बी माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए, सी इंटरनल मेम्ब्रेन, डी मैट्रिक्स, किसमें होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंटरनल मेम्ब्रेन में होता है। किसमें होता है? इंटरनल मेम्ब्रेन में होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सेल ऑर्गन होता है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है? गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःद्रव्य जालिका, यानी कि इसको हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो किसमें पाया जाएगा? हम ये भी चर्चा किया था ना कि सेल में न्यूक्लियस के अलावे एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें डीएनए पाया जाता है एनिमल सेल में, तो कौन हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्लियर? हाँ, खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है ऑन डीएनए। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? यानी कि सेल के अंदर जब राइबोसोम एब्सेंस हो जाएगा तो सेल के अंदर कौन सा फंक्शन नहीं हो पाएगा? श्वसन यानी कि रिस्पिरेशन, बी उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन, सी प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस, डी कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस यानी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। अगर राइबोसोम सेल के अंदर नहीं रहे तो कौन सा फंक्शन नहीं हो पाएगा सेल के अंदर? तो याद रखेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसकी चर्चा भी हम लोग कर चुके थे कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो है, ठीक है, अगर हमारे अंदर राइबोसोम एब्सेंस रहेगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो हम लोग 21 क्वेश्चन का चर्चा कर चुके भाई, समझ में आई बात? ये जितना जो है ये चला जाएगा आप लोग को, ठीक है, भेज दिया जाएगा सारे क्वेश्चन से भी। इसमें और क्वेश्चन 56 क्वेश्चन है, ठीक है। आज हम लोग इतना ही करें, आज तो लेट होगी थोड़ी क्लास स्टार्ट होने में, ठीक है, टेक्निकल इशू के कारण, कोई बात नहीं है। अगले क्लास में बाकी क्वेश्चंस को हम लोग और इस पर करेंगे चर्चा, फिर फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है उसका करेंगे, और जो क्वेश्चन होगा वो चला जाएगा जैसे ही सेल समाप्त होगा, इसका क्वेश्चन आपके पास पीडीएफ चला जाएगा, ठीक है ना। ये केवल सेल का है, फिर फिजियोलॉजी का होगा, सब चैप्टर का सारा चैप्टर करवाएंगे, क्वेश्चन चला जाएगा आपके पास एक एक करके, ठीक है। ठीक, तो आज इतना ही हम लोग करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा क्लास लेट हो गई, कोई बात नहीं, अगले क्लास में हम लोग इसको ठीक कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।